गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी का मेरे लेक्चर नंबर 60 में सभी का स्वागत है। तो बस आप ध्यान दीजिएगा और बस समझते हुए चलिएगा। तो देखिए बच्चों, हमारा लेसन नंबर 7 चल रहा था। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया था, तो लेक्चर नंबर 7 में हमने अब तक ऑरस्टेड का प्रयोग, ऑरस्टेड के प्रयोग का निष्कर्ष, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो नॉर्मली मैं आपको मात्रक तक बता चुका था और जो हमारा नोटिफिकेशन पॉइंट चल रहा था, जैसे कि अब आप ध्यान देंगे, चुंबकीय बल के बारे में मैंने आपको बताया था जिसका फंक्शन होता है F वेक्टर इज इक्वल टू में Q B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। जहाँ पर मैं आपको नॉर्मल सी जानकारी दे चुका था। Q आवेश होता है, यह आवेश Q का वेग है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इसको आप ओपन करोगे तो QBV साइन थीटा, और चुंबकीय क्षेत्र आवेश का जो वेग होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का कैसा होता है, लंबवत, थीटा इक्वल टू 90। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 90 है, तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। चुंबकीय बल को हम FM से व्यक्त करेंगे, QBB। ये फंक्शन कहाँ से आता है, कैसे आता है, मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र निकालेंगे तो FM अपॉन QB ये फंक्शन आता है। इसका मात्रक मैं आपको बता ही चुका हूँ, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है ना। इसके अलावा चलो आपको थोड़ी सी और प्रीवियस जानकारी दे देता हूँ, थोड़ा सा और रिपीट करा देता हूँ इस चीज़ को। तो देखिए, F बल है तो न्यूटन, आवेश का कूलाम और वेग का मीटर प्रति सेकंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था। या फिर आप इसको लिख सकते हो न्यूटन। ठीक है ना। कूलाम को मैं लिख सकता हूँ एम्पियर इंटू सेकेंड, और वेग का मीटर प्रति सेकंड चल ही रहा है। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ओके, ये भी होता है। ये इसके SI यूनिट्स हैं, और ये मान SI यूनिट्स में कितने के बराबर होता है, टेस्ला के बराबर। आ रही बात समझ में, टेस्ला जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं, T से। आ रही बात समझ में। ये चुंबकीय क्षेत्र की सबसे बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, और इसकी जो CGS यूनिट होती है वो होती है गाउस। आ रही बात समझ में, क्लियर, एनी प्रॉब्लम, नो। आफ्टर ऑल, अब अगर हम इसका डायमेंशन कैलकुलेट करें, तो डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो इसका फंक्शन निकल कर आएगा। जैसे देखो, फंक्शन तो सूत्र क्या चल रहा है आपके पास, B कस्टम FM अपॉन QV। ठीक है भाई। अब आप इसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर रहे हो, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो F यहाँ पे फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन बनेगी M1 L1 T-2 बन गई। फोर्स की डायमेंशन यही होती है। आफ्टर ऑल नीचे क्या है, चार्ज A1 T1। ओके, एंड वेलोसिटी, वेग की कितना बन जाएगा, M0 L1 T-1। ये वेग की डायमेंशन होती है। अब देखिए, ऊपर वाला है उसको तो आपको छेड़ने की आवश्यकता है ही नहीं, तो M1 L1 T-2 एंड डिवाइड बाय, नीचे देख लीजिएगा M0। ओके, L1 ठीक है, T-1 और T1 कितना हो गया, T0। ठीक है, और क्या बच रहा है आपके पास, A1। ठीक है, M0, यहाँ पे M का कोई फंक्शन नहीं है, L1 L का कोई फंक्शन नहीं है, तो L1, ये T-1 और ये T+1 दोनों कैसे हो गए आपके पास, आपको मालूम है, T0 हो जाएगा। और ये अगर आप इसको ऐसे भी नहीं करना चाहते तो आपको मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। आप दूसरे तरीके से देख लीजिएगा, इन दोनों को ऊपर लेकर जाओ, A-1 T-1 हो गए भाई, दोनों अपग्रेड हो गए। इसको भी ले जाइए, तो M0 का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, एक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा L1 और T-1 प्लस के हैं, तो ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब देखिएगा, M का कोई पद है नहीं है, M1 L+1 और -1 कितना हो गया, L0। ओके, T पर आ जाइए, -2 -1 -3 और प्लस का 1, तो -3 और प्लस का 1 तो -2। इधर से A-1, तो वैल्यूशन क्या फाइंड हो रही है आपके पास, M1 T-2 A-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। आफ्टर ऑल, अब हम आगे बात करते हैं। जैसे जैसे अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे
अगला हमारा टॉपिक आता है बायो-सावर्ट का नियम। तो एक काफ़ी अच्छे वैज्ञानिक हुए मिस्टर बायो-सावर्ट, और बायो-सावर्ट ने अपना नियम दिया था। तो बायो-सावर्ट ने क्या बताया? बायो-सावर्ट ने बताया कि किसी अल्पांश धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी वैल्यूशन क्या होगी, उसका फंक्शन क्या होगा। ये किसने बताया था? बायो-सावर्ट ने। तो बायो-सावर्ट का जो नियम है वो क्या है, तो एक बार उसको मैं बोल रहा हूँ तो उसे ज़रा ढंग से सुन लीजिएगा। अकॉर्डिंग मिस्टर बायो-सावर्ट, बायो-सावर्ट के अनुसार यह माना जाता है कि किसी अल्पांश धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है ना, उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल आई के कैसा होता है? समानुपाती। उस अल्पांश की लंबाई dl के भी कैसा होगा? समानुपाती। एवं अल्पांश एवं वह अभिष्ट बिंदु, अभिष्ट बिंदु का मतलब वह बिंदु जहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र के मान की क्या कर रहे हैं? गणना। दोनों के मध्य बनने वाले कोण की जया, जया का मतलब आप समझते ही हैं क्या होता है? साइन। आ रही बात समझ में? कि जया के भी कैसा होता है? समानुपाती। एवं अल्पांश, एवं अल्पांश से जिस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं उन दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो वापस से सुन लीजिएगा। अकॉर्डिंग मिस्टर बायो-सावर्ट, किसी भी अल्पांश धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल आई, उस अल्पांश की लंबाई एवं अल्पांश और अभिष्ट बिंदु के मध्य बनने वाले कोण की जया, बोले तो साइन, इन सभी के तो कैसा होता है? समानुपाती। एवं अल्पांश और अभिष्ट बिंदु के मध्य की दूरी के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो आप इसको कैसे समझेंगे? तो ध्यान दें, प्रूफ। अब मैं इसका व्यंजक निकाल रहा हूं, अब आप ध्यान देंगे और समझेंगे। मान लेते हैं बेटा ये कोई धारावाही चालक तार है, ठीक है। अब इस टोटल धारावाही चालक तार की जो लेंथ है ना वो कितनी है? स्मॉल है। कितनी है? स्मॉल है। तो ये टोटल वायर है, इसकी लेंथ कितनी हो गई? स्मॉल है। अब हम यहाँ से देखेंगे सर, इस धारावाही चालक तार में ये कैपिटल आई मान का करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ से ये मैंने एक अल्पांश ले लिया। इस अल्पांश का नाम दे दिया मैंने ए बी, और इस अल्पांश की जो लेंथ है वो है dl, ठीक है। इस अल्पांश के ये कोई पॉइंट O है, इससे स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर एक कोई पॉइंट P उपस्थित है। इस पॉइंट P पर मैं चुंबकीय क्षेत्र के मान की क्या कर रहा हूँ? गणना। तो ये अल्पांश के मिडस्ट पॉइंट O और अभिष्ट बिंदु P के मध्य बनने वाला एक कोण हो गया? कोण थीटा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देखो भाई, बायो-सावर्ट कहते हैं कि किसी अल्पांश धारावाही चालक, तो बेटा ये अल्पांश धारावाही चालक हुआ कि नहीं हुआ? इस अल्पांश धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु, अब ये पॉइंट P है, यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो बेटा अल्पांश के कारण पॉइंट P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अल्पी तो होगा, dB तो होगा, ठीक है ना, के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस धारावाही चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल I के भी समानुपाती होगा। इस अल्पांश की लंबाई dl के भी समानुपाती होगा। एवं अल्पांश एवं पॉइंट P के मध्य बनने वाले कोण थीटा की जया, तो थीटा की जया क्या बन जाएगी? साइन थीटा, के कैसे हो गया? समानुपाती। एवं अल्पांश और पॉइंट P के मध्य की दूरी r के वर्ग के कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर? तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने डायग्राम बनाया है, डायग्राम से आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं एक एक चीज़ को लेकर चल रहा हूँ। तो देखो बेटा, इस अल्पांश के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो अल्प है, तो अल्प के लिए हम डी लगा देते हैं, आपको मालूम है। तो अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो गया dB, जो कि इस धारावाही चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल I के कैसा है? समानुपाती। एवं ये चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई dl के भी कैसा है? समानुपाती है। ये चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश एवं पॉइंट P के मध्य बनने वाले कोण थीटा की जया, थीटा की जया कितनी बन जाएगी? साइन थीटा के भी कैसा है? समानुपाती। एवं यही चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश एवं पॉइंट P के मध्य की दूरी r के वर्ग, तो बोले तो r स्क्वायर के कैसा हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। तो कितना हो जाएगा? dB व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। भाई इनवर्स लिया तो बटे में ले लिया ना हमने, अरे बात समझ में। तो इसको मैं दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों हो गए ना।
अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ सर डी बी समानुपाती एवं व्युत्क्रमणपाती, क्योंकि एक साथ लिख रहा हूँ आई डी एल साइन थीटा और व्युत्क्रमणपाती कितने हो गया आर स्क्वायर। तो डी बी डी बी समानुपाती एवं व्युत्क्रमणपाती आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 5 बन गया भाई। इक्वेशन नंबर 5 को बैलेंस कर लो आप। बैलेंस करोगे तो डी बी समानुपाती व्युत्क्रमणपाती का चिन्ह बराबर में बदल जाएगा और एक कांस्टेंट आएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आगे ना आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फंक्शन बन गया। जहाँ म्यू नॉट क्या है बेटा? एक कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं निर्वात की पारगम्यता। जैसे हम क्या कहते हैं? निर्वात की पारगम्यता। वास्तविकता में म्यू नॉट का जो संख्यात्मक मान होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अरे बस समझ में, अगर इस आप 10⁻⁻⁷ का मान निकालोगे तो आप इसको लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल्स टू में 10⁻⁷। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो गया, इसका मान हमने रख दिया। तो बेसिकली अकॉर्डिंग मिस्टर वायोसावर्ट हमारे पास जो फंक्शन निकल कर आया है वो निकल कर आया है कि किसी अल्पांश धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया। अब हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तो उसे वेक्टर फॉर्म में लिखना कंपलसरी है क्या? नहीं। तो ये कौन सी फॉर्म है? स्केलर फॉर्म हो गया ना, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें वेक्टर फॉर्म में। तो फंक्शन बन जाएगा डी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ब्रैकेट स्टार्ट डी एल वैक्टर क्रॉस आर कैप डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आ रही बात समझ में? ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। डी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये तो बाहर है ही है, ठीक है ना, क्योंकि टेंसर है। तो डी एल साइन थीटा है। अब आप सोच रहे हो इसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो डी एल वैक्टर क्रॉस आर कैप और बटे में क्या चल रहा है? आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर आपने इसको ये क्यों लिख दिया? अरे बात समझ में, ये चीज़ आ रही है दिमाग में। तो बेटा एक बात बताओ, जैसे कि डी एल वैक्टर क्रॉस आर कैप है, यानी कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। इसको आप खोलोगे तो डी एल आर कैप साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अब ये तो हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर है जो कि दिशा का प्रमाण देगा, तो इसको तो यहाँ पे ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आर कैप यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर है क्या? नहीं। तो इसका मान तो 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो डी एल वैक्टर क्रॉस आर कैप बराबर में, अब देखना ज़रा ये कितने के बराबर आ रहा है? डी एल साइन थीटा। ठीक है, और बेसिकली अगर आप आर कैप को लिखना चाहो तो आर कैप को आप ये भी तो लिख सकते हो भाई, इकाई सदिश बराबर होता है सदिश बटे में सदिश का परिमाण। तो इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि डी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ब्रैकेट स्टार्ट डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर, तो बटे में कितना हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिकॉज इसको इसके पद में लिखूंगा मैं। अरे बस समझ, तो ये फंक्शन हो जाएगा। दिस इज़ अ वेक्टर फॉर्म ऑफ वायो-सावर्ट्स लॉ। तो देखो बेटा, ये वायो-सावर्ट का नियम है और मिस्टर वायो-सावर्ट ने किसी भी धारावाही चालक, किसी भी अल्पांश धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के मान की आपको क्या करवाई थी? कैलकुलेशन करवाई थी, जिन्होंने केवल इतनी सी बात बताई है कि किसी भी अल्पांश धारावाही चालक के कारण किसी भी पॉइंट पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस धारावाही चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल आई, उसकी अल्पांश की लंबाई डी एल एवं अल्पांश एवं अभिष्ट बिंदु पी के मध्य बनने वाले कोण की जया के तो कैसा होता है? समानुपाती, एवं अल्पांश एवं अभिष्ट बिंदु पी के मध्य की जो दूरी होती है उसके वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमणपात। बाकी तो सारी जो वैल्यूज़ हैं आपके पास हैं। ठीक है, ओके। आफ्टर ऑल थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। तो ये तो हो गया अल्पांश धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अगर आप जैसे कि अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का कारण वायो-सावर्ट,
वायु सावर्त के अनुसार जो मेनली फंक्शन आ रहा है आपके पास वो कितना आ रहा है भाई, अल्पांश, ये नोटिफिकेशन पॉइंट है। वायु सावर्त के अनुसार अल्पांश धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र था उसका सूत्र आपके पास आ रहा था dB इजिकल्स टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फंक्शन चल रहा था ना। अब अगर आप संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण ज्ञात करना चाहेंगे, तो संपूर्ण धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो क्या ले लेंगे आप, समाकलन इंटीग्रेशन dB इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो इस पर ऐसे लिख दीजिए, फिर dB का इंटीग्रेशन है वो कितने के बराबर आ जाएगा, b के बराबर आ जाएगा। तो b इक्वल्स टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर स्क्वायर dl साइन थीटा। अरे बस समझ में, इसको आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया ये हो गया वायु सावर्त का नियम। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं और गणनाएं करते हैं कुछ, और देखते हैं हमारे पास क्या क्या परिणाम निकल कर आते हैं। अगला टॉपिक आता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। ठीक है, तो देखिए, हाँ भाई, तो पहला है हमारा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं बोले तो राइट हैंड। तो हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के नियम। ठीक है, तो ये नियम बड़े ही इजी हैं, एक बार इनको समझ लीजिएगा और समझने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा इनको कैसे याद रखा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जो हमारा पहला नियम है वो है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, यानी कि राइट हैंड थंब रूल। और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियमानुसार यह माना जाता है कि यदि हम किसी भी चालक को अपने दाएं हाथ में इस प्रकार से पकड़ें कि जो हमारा अंगूठा है वो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की दिशा में रहे, तो इस स्थिति में जो हमारा उंगलियों को घुमाव होगा ना, वो किसकी दिशा को व्यक्त करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपको ये डस्टर नज़र आ रहा है, दिख रहा है आपको ये सभी को डस्टर। अब इस डस्टर को मैं थोड़ी देर के लिए कोई चालक मान लेता हूँ, मान लिया। अब इस चालक को, दिस इज़ माई राइट हैंड, दाएँ हाथ हो गया मेरा। अब मैंने इसको मेरे दाएं हाथ में इस प्रकार से पकड़ा है, पकड़ लिया, तो ये चालक हो गया। अब मान लीजिए जो मेरा अंगूठा है वो अंगूठा इस किसकी दिशा में, इस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की दिशा में है। तो मैंने मान लिया कि जो धारा है वो नीचे से कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो अंगूठा मेरा विद्युत धारा की दिशा में हो गया। तो इस कंडीशन में जो मेरी उंगलियों को घुमाव है, आप देख सकते हैं कि जो मेरी उंगलियों को घुमाव है वो किसकी दिशा को व्यक्त करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। दैट मीन्स अगर आप इसको समझोगे तो आप इसको कैसे समझोगे, जैसे कि मान लीजिए ये कोई धारावाही चालक तार हो गया, तो इसको मैंने ऐसे पकड़ा है ना, तो अंगूठा जो है वो तो प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में है,
तो इस कंडीशन में मैं जो मेरी उंगलियों का जो घुमाव है, ये हो गया ना उंगलियों को घुमाव, यह किसको व्यक्त करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। दिस इज राइट हैंड थंब रूल, ये हो गया दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है। सेकंड, सेम इसी पर आधारित है दूसरा जो है वो है, दूसरा नियम होता है वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम, वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम। तो बेटा देखो, ये इसका जस्ट उल्टा है, वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम। इसका नियम क्या होता है कि यदि किसी वृत्ताकार कुंडली को हम इस प्रकार से पकड़ें कि जो उंगलियों का घुमाव है वो किसकी दिशा में रहेगा? विद्युत धारा की दिशा में रहे। कि किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली को हम हमारे दाएं हाथ में इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि जो हमारा उंगलियों का घुमाव है वो विद्युत धारा की दिशा में रहेगा, तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? अंगूठे वाली दिशा में रहेगा, नहीं होगा? तो इस कंडीशन में जो अंगूठा होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। मान लीजिए बेटा, ये आपके पास प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा हो गई, जो उंगलियों का घुमाव है वो प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो बेटा जो आपका अंगूठा होगा वो किसको व्यक्त करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है ना। ये हो गया वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम। ठीक है। लास्ट एंड थर्ड, मैक्सवेल का कार्क पेच का नियम। तो बेटा देखिए, मैक्सवेल का जो कार्क पेच का नियम है वो क्या है? वो और भी शानदार है। ठीक है। वो और भी शानदार कैसे है? जैसे कि हमारे घरों में पेचकस होता है, जैसे हम बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर से हम पेच कसते कि नहीं कसते हैं। तो जैसे कि मेरा राइट हैंड है, सभी राइट हैंड पर अप्लाई हो रहे हैं सारे के सारे। तो फॉर एग्जांपल ये जो चौक है, इस चौक को मैं थोड़ी देर के लिए एक पेच मान लेता हूँ, मान लिया। अब अगर इस पेच को मुझे कसना है तो मैं इसको यूँ ही तो घुमाऊँगा, आप देख सकते हैं, ऐसे तो घुमाएंगे हम इसको। ठीक है। इसको मान लो टूट जाएगा, मैं इसको ले लेता हूँ डस्टर को, थोड़ी देर के लिए। डस्टर एक पेच है और इस पेच को अपन ऐसे तो कसते हैं, कसते हैं कि नहीं कसते हैं? ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल का जो कार्क पेच का नियम है उसमें मैक्सवेल ने क्या समझाया कि जैसे किसी पेच को हम कसते हैं तो पेच की जो नोक है, ठीक है, वो अंदर की ओर धसेगी ना। तो पेच की नोक की अंदर की ओर धसने वाली दिशा में यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, तो जैसे जैसे पेच अंदर की ओर धस रहा है तो उस दिशा में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस पेच को घुमाने के लिए उपयोग में आने वाला जो अंगूठा है ना, अंगूठा, वो किसकी दिशा को व्यक्त करेगा? वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। फॉर एन एग्जांपल, ये मेरी उंगली पेच हो गई, ये जैसे जैसे अंदर की ओर धस रही है तो इस उंगली की दिशा में तो गई विद्युत धारा। तो इस उंगली को कसने वाला ये अंगूठा है, हथेली घुमाऊंगा तो अंगूठा घूमेगा कि नहीं? तो अंगूठा घूमेगा तो सराउंडिंग कंडीशन में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो मैंने आपको 3 नियम बताए हैं। फिलहाल आपको तीनों नियम पढ़ने की आवश्यकता है। एक होता है स्नो का नियम जो आगे यूज में आएगा, तो अभी हमें 3 पढ़ने, स्नो का नियम मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो 3 नियम हो गए हमारे पास। सबसे पहले दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है कि यदि हम हमारे दाएं हाथ में, दाएं हाथ का मतलब हमारा राइट हैंड, अगर हम हमारे दाएं हाथ में किसी चालक को इस प्रकार से पकड़ें कि चालक में बहने वाली विद्युत धारा अगर अंगूठे की दिशा में है तो उंगलियों का जो घुमाव होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक। दूसरा नियम क्या होता है? वृत्तीय धाराओं के लिए दाएं हथेली का नियम। अब हम यदि ये मान लेते हैं कि कोई वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है जिसमें विद्युत धारा बह रही है, तो आप उस वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली को आप अपनी दाएं हथेली में इस प्रकार से व्यवस्थित करोगे, कहने का मतलब इस प्रकार से आप उसको पकड़ोगे कि जो उंगलियों का घुमाव है ना वो विद्युत धारा की दिशा में रहेगा। उंगलियों का जो घुमाव है वो विद्युत धारा की दिशा में रहेगा। तो जो अंगूठा है, इस कंडीशन में जो अंगूठा है वो किसको व्यक्त करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल जो मैंने अभी आपको बताया, मैक्सवेल के कार्क पेच का नियम। तो मैक्सवेल का जो कार्क पेच का नियम होता है वो क्या कहता है कि यदि पेच की कसने वाली दिशा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त कर रही है तो उसको कसने में घूमने वाला अंगूठा किसको व्यक्त करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। यस, क्लियर? तो बस ध्यान दीजिए भाई, ये हो गए हमारे पास सारे के सारे नियम। अब थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन और पॉइंट और हम आपको बता देते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ये मैं आपको उस टाइम बताना भूल गया था, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बायो सावर्ट का नियम पढ़ाया। बायो सावर्ट का नियम हमने पढ़ा है
कि डी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अगर यहाँ पर कोई अन्य माध्यम उपस्थित हो, किसी अन्य माध्यम की उपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या निकल कर आ जाएगा भाई? तो किसी अन्य माध्यम की उपस्थिति लोगे तो डी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू में म्यू अपॉन 4 पाई आई ब्रैकेट स्टार्ट डी एल वैक्टर क्रॉस आर कैप डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब आपसे कोई पूछेगा म्यू क्या है, तो आप कहोगे सर म्यू माध्यम की पारगम्यता है। क्या है? माध्यम की पारगम्यता। और म्यू बराबर में होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। होता है कि नहीं होता है? म्यू आर क्या होती है? आपेक्षिक पारगम्यता। आपेक्षिक पारगम्यता म्यू आर का सूत्र क्या बन जाएगा? म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू अपॉन म्यू नॉट बनता है कि नहीं बनता है? अब चाहे तो आप यहाँ पर म्यू नॉट की जगह पर क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट का मान अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर माध्यम की पारगम्यता है, चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अरे बात समझ में? या फिर डायरेक्टली क्या लिख सकते हो उसकी जगह पर? म्यू लिख सकते हो। क्लियर? बाकी की जानकारी आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दी जाएगी। थैंक यू।